गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। बिहार सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से जो नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली हैं, तो उसके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के जो तय सिलेबस हैं, जिसके आधार पे यानी कि एससीईआरटी के जो सिलेबस बिहार के विद्यालयों में जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर हम प्रश्न का एक संग्रह लेकर आते हैं, जिसमें क्लास तीसरी से लेकर के 8वीं तक के विज्ञान और पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो संभावित भी हैं, और ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। हमने 2 वीडियो अपलोड किया इसके पहले। आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके इसे देख सकते हैं। तो इसमें हमने अभी तक इसके पहले 65 प्रश्नों को देखा है, और आज जो है कि इसमें से हम देखेंगे, यानी कि अगला प्रश्न यहाँ से होगा, यानी कि 65 प्रश्न से आगे हम शुरू करेंगे आज। इसमें कुल ये जो प्रश्न है, यानी कुल 1000 प्रश्नों का संग्रह है, यानी कि 1000 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित हैं, और क्लास 3 से 5 के, क्लास 3 से लेकर के और क्लास 8 तक के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये पहला प्रश्न आज से शुरू होता है, यानी कि आज का पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 65 प्रश्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक उच्च आघातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, उसमें से कौन है, ये बताना है। तो इसमें देख लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। कि देखिए एल्युमिनियम इसका सही जवाब है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है कि एक ऐसा उच्च आघातवर्ध वाला धातु है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप देखते हैं कि जो दवाइयों के जो पैकेट आते हैं, तो उसमें भी एल्युमिनियम के ही धातु का यूज किया रहता है। और नेक्स्ट है कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि 67वां प्रश्न होगा कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। ऑप्शन है कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र। इसका सही जवाब है कि सोडियम जो है वो जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, और यही कारण है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधातु में चमक पाई जाती है। सॉरी, धातु नहीं है, अधातु है। ऐसे धातुओं का गुण तो होता ही है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, लेकिन यहाँ अधातु पर हमें देखना है कि कौन सी ऐसी अधातु हैं जिसमें चमक पाई जाती हैं। तो ऐसे धातु का नाम है आयोडीन, जो एक अधातु हैं और इसमें चमक पाई जाती हैं। तो इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक इसमें से कौन है देखना है। अधातु है और विद्युत का सुचालक है। तो देखिए इसमें प्लास्टिक, लकड़ी और ये हीरा, ये विद्युत के कुचालक हैं। क्योंकि अब यहाँ से एक बात समझिए कि कार्बन जो है, तो कार्बन के जो परमाणु संख्या जिसकी 6 होती हैं, तो कार्बन के 2 अप्रूफ हैं, हीरा और ग्रेफाइट। इसमें हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, और ये एक प्रकार का अधातु है, यानी कि कार्बन के ही रूप हैं। और ग्रेफाइट का उपयोग हम देखते हैं कि पेंसिलों में होता है, और बड़े बड़े मशीनों में उसमें स्नेहक के रूप में इसका यूज होता है। तो इस तरीके से अधातु हैं और ग्रेफाइट इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि कॉपर के बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है। कॉपर यानी कि जो तांबा का बर्तन होता है, उस पर देखते हैं कि हरे रंग का पदार्थ जमना शुरू हो जाता है। तो वो क्या रहता है, देखिए एक प्रकार का वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है। तो 70 का डी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। किसको पीट करके पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जिंक को हम जो है कि पीट करके और पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, यानी कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, हम जानते हैं कि जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो ऑक्साइड बनाती हैं, तो उसकी प्रकृति क्या होती है, तो वो क्षारीय होती हैं, जबकि अधातुओं की जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। ये सभी प्रश्न जो है कि क्लास 7-8 के हैं, 6 से लेकर के 8 तक के ये प्रश्न हालांकि साइंस के हैं। आगे आपको 3 से 5 के भी प्रश्न है बीच में कहीं आगे, इसके बाद से ज़्यादा प्रश्न जो है कि 3 से 5 और 6 to 8 के लिए है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। देखिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है, क्योंकि अगर खुली वायु में फास्फोरस को रखा जाएगा तो उसमें स्वतः ही आग पकड़ लेती है, इस तरीके से। और नेक्स्ट प्रश्न है इसका, देखिए
ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर ऊष्मा के स्रोत हैं और गर्म वस्तु के बीच किसी प्रकार का संपर्क न हो तो भी ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विकिरण होती है, यानी कि विकिरण के माध्यम से बिना किसी संपर्क के ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती हैं। नेक्स्ट है कि काला सोना किसे कहा जाता है? देखिए अगला प्रश्न है, काला सोना किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है पेट्रोलियम जो है वो काला सोना है। और नेक्स्ट है कि घरेलू ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है? सही जवाब एलपीजी है, यानी कि हम घरेलू जो गैस सिलेंडरों में जो ईंधन यूज करते हैं वो एलपीजी है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसका पूरा नाम है। और यहाँ से देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से 77वां प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? जीवाश्म ईंधन यानी कि जो कोयला है, पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस है, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? तो देखिए जीवाश्म ईंधनों को हम जलाएंगे उसमें से धुआं निकलता है और विशेष करके ये वायु प्रदूषण ये एक प्रकार से वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, यानी कि उनके जलने से वायु प्रदूषण होगी। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? यानी कि वाहनों में यूज किया जाने वाला ऐसा कोई ईंधन जो सबसे कम प्रदूषण का कारक माना जाता है? तो सही जवाब है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि जो सीएनजी हैं। जिससे देखिए बहुत सी गाड़ियों में, बड़े बड़े शहरों में इस गैस का यूज करके सीएनजी पर गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, जिससे कि उसमें जो वायु प्रदूषण होता है या वो और भी विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे, काफ़ी यूजफुल होगा। और नेक्स्ट है कि कोयला को बनने में कितना समय लगता है? जानते हैं कोयला एक जीवाश्म ईंधन है और जीवाश्म ईंधनों के बनने में काफ़ी वर्ष लग जाते हैं, यानी कि लाखों वर्ष लग जाते हैं। और एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ निम्न में से कौन है? गहरा रंग है और अप्रिय गंध है, यानी कि उसकी गंध अच्छी नहीं होती है, कौन सा है? तो इसमें देख लीजिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन इसका देख लीजिए पेट्रोलियम इसका सही आंसर होगा। और इस तरीके से ये 80 का ए ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? इसमें से जीवाश्म ईंधन कौन है? अभी इसकी बात हो रही थी, देखिए सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। इसमें कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन है। और हम जानते हैं कि जो जीवाश्म ईंधन होता है वो जीवों के अवशेष से बनता है। तो कोयला, पेट्रोलियम ये सभी जो है कि जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? इनमें से क्षय होने वाला संसाधन कौन सा नहीं है? तो देख लीजिए, इसमें सही जवाब इसका है कि वायु जो है वो कभी क्षय नहीं होने वाला है। और प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? प्राकृतिक जो गैस है उसमें से कौन सी गैस होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि मीथेन जो है। और यहाँ पर अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम का कौन सा ऐसा उत्पाद है जो सड़क निर्माण में भी काम आता है? देख लीजिए, इसका सही जवाब है, यानी कि बिटुमेन जो होता है, जो बिटुमेन ये एक पेट्रोलियम का उत्पाद है और इसका उपयोग जो है वो सड़क निर्माण के काम में भी किया जाता है। वे पदार्थ जो जलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? जलकर ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो वो ईंधन कहलाते हैं, यानी कि जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और इसका देखिए, इसका 86वां प्रश्न है, 86 ये क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देख लीजिए, प्लास्टिक नहीं है ये, और इसमें से ये प्लास्टिक जो है कि वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी ये सभी जो है कि एक प्राकृतिक संसाधन है। जीवाश्म ईंधन, अब इसके पहले जो जिसका जिक्र हुआ था, जीवाश्म ईंधन के विषय में बताना है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेष से बना हो उसे हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन, यानी कि जीवों के अवशेष से बनता है। और नेक्स्ट है कि लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है उसे जल गैस के नाम से जानते हैं, जल गैस कहा जाता है उसे। और आगे देखते हैं अभी कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन है? इनमें से समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन है? देख लीजिए, तो देखिए वन, खनिज और ये वन्य जीव, ये लगभग देखा जाए तो ये सभी समाप्त होने वाले यानी कि संसाधन है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा।
तेल में लगी आग को अग्निशामक किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है। अगला प्रश्न है, अगर तेल में आग लग जाए तो उसे किस अग्निशामक के द्वारा बुझाया जाएगा। तो उसका सही जवाब है कि CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उससे जो है कि हम उस आग को आसानी से बुझा सकते हैं। और नेक्स्ट है कि निम्न में दहन के लिए क्या आवश्यक है। दहन के लिए, दहन का मतलब होता है किसी पदार्थ को हम जलाते हैं, उसके लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे ज़रूरी है कि उसके लिए हवा की आवश्यकता होगी, यानी चूँकि हवा में ऑक्सीजन होता है और तब जा कर के कोई पदार्थ आसानी से जलता है। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है। देखिए अगला प्रश्न है, सेम वही प्रश्न दोहराया है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक, माने दहन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है और बिना ऑक्सीजन के हम किसी भी पदार्थ को जला नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है। तो इसका भी सही जवाब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही हम उस आग को बुझा सकते हैं जो विद्युत उपकरणों के द्वारा लगी हो। और नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से दहनशील पदार्थ कौन है। दहनशील यानी जो आसानी से जल जाता हो वो कौन सा है। तो देख लीजिए, केरोसिन को हम जला सकते हैं, बाकी कांच, सीमेंट और लोहे के कील ये दहनशील पदार्थ नहीं है, इसको हम नहीं जला सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है। स्वतः दहन का उदाहरण इनमें से कौन है। श्वेत फास्फोरस, लकड़ी का जलना, इनमें से कोई नहीं, या फिर पटाखा। तो स्वतः दहन का मतलब जो स्वयं ही जल उठे, तो ये श्वेत फास्फोरस है, यानी कि श्वेत फास्फोरस को जैसे ही हम खुली वायु में रखते हैं तो ये स्वतः आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। निम्नांकित में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है। अदहनशील यानी कि जो जलने वाला नहीं हो, इनमें से कौन सा है। तो देख लीजिए, पत्थर जो है, हम पत्थरों को नहीं जला सकते हैं। और नेक्स्ट है कि लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है। देखिए, लकड़ी का जलना जो है ये मंद दहन का उदाहरण है, क्योंकि विस्फोट नहीं होता है लकड़ी के जलने पर, स्वतः दहन भी नहीं है, यानी कि मंद दहन होगा, यानी कि काफ़ी धीमी गति से लकड़ी का दहन होता है, यानी कि लकड़ी जलता है। और नेक्स्ट है कि दहन की क्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्त आवश्यक है। दहन यानी कि किसी पदार्थ को जलने के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। इनमें से देखिए, पदार्थ के प्रज्वलन ताप की प्राप्ति, ये जो है कि उसके लिए आवश्यक शर्त है। यानी कि जब किसी भी पदार्थ को हम जलाएंगे तो देखते हैं उसमें टाइम लगता है, यानी कि इसका मतलब है कि वो अपने ज्वलन ताप को प्राप्त करता है, और जब उसको जलने लायक या जलने के लिए जो आवश्यक जो तापमान है वो मिल जाता है, तब वो आसानी से जलने लगता है। और नेक्स्ट है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है तो उसे ज्वलन ताप के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है कि ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है। किसी ईंधन का जो ऊष्मीय मान है तो उसको हम किस में मापते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट है कि मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है। जब मोमबत्ती जलती है तो उसका जो मध्य भाग होता है वो पीला दिखाई देता है। और निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान किसका होता है। तो सही जवाब है इसमें कि हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, बाकी लकड़ी, LPG और केरोसिन का जो ऊष्मीय मान है वो कम होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन विस्फोट का उदाहरण है, यानी कि विस्फोट किसके कारण होता है। तो देख लीजिए, लकड़ी का जलना, पटाखा का दहन, तेल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही जवाब है कि जब पटाखे को हम जलाते हैं तो पटाखे से विस्फोट होता है, यानी कि आवाज़ निकलती है। और अगला प्रश्न होगा कि निम्न में कौन अज्वलनशील पदार्थ है। अज्वलनशील यानी कि जो जलता नहीं हो वैसा पदार्थ कौन है। तो देख लीजिए, इसमें सही जवाब क्या है। इसमें पत्थर है, वो अज्वलनशील है, यानी कि उसको हम जला नहीं सकते हैं। और देखिए, लोहा, बर्फ़ या फिर पत्थर, सॉरी इसमें से सभी है, यानी कि हमने सभी ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया। सभी इसमें से इसका आंसर होगा, यानी कि इनमें से सभी जो हैं, ये सभी प्रश्न, ये सभी जो ऑप्शन हैं वो अज्वलनशील है, यानी इसको हम जला नहीं सकते हैं। ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं, ये नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं। देखिए, ज्वाला के कितने क्षेत्र हैं, 4, 3, 5 या फिर 2। देखिए, इसमें ज्वाला के जो हैं वो 3 क्षेत्र होते हैं। तो यानी कि हम जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें जो लौ निकलती है उसको ज्वाला कहते हैं, और वो 3 क्षेत्रों में बटा होता है। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं, यानी कि पुनर्वन रोपण या फिर वनोन्मूलन या वन्य प्राणी अभ्यारण्य, या इनमें से कोई नहीं। तब
वन उन्मूलन का ही मतलब होता है कि वनों को समाप्त करना, यानी कि इस तरीके से वन का उन्मूलन करना। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना, जैसे होता है ना पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान। इस तरीके से वन उन्मूलन का मतलब होता है कि वनों को समाप्त करना है। नेक्स्ट है कि जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर पर कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यानी कि उसे कौन सा हम जीव कह सकते हैं जिसकी जनसंख्या एक निर्धारित स्तर पर कम होती जा रही है और वे विलुप्त होते जा रहे हैं? तो ऐसे जीवों को संकटापन्न जंतु कहा जाता है। और ऐसे जो जंतु हैं उसकी सूची रेड सूची में उनको एक तरीके से कहें कि हम सूचीबद्ध किया जाता है, रेड डेटा जो होता है। तो उससे जो है कि जो विलुप्त प्राय जो प्राणी हैं जो जिनकी संख्या कम हो रही हैं तो उसमें उनको रखा जाता है। और नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या है? भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये 108वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि 54 जो है। भारत में कुल 54 बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं। और नेक्स्ट है कि वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? यानी कि वन जो समाप्त हो रहे हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है? काफ़ी आसानी से आप सूझबूझ के साथ अगर इस प्रश्न को पढ़ेंगे, ऐसे प्रश्नों को, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं सही। वन के ख़त्म होने का या समाप्त होने का मुख्य कारण क्या है कि देखिए भवन का निर्माण हो रहा है, कागज़ उद्योग के लिए भी वन या पेड़ पौधों या वनस्पतियों का यूज हो रहा है, सड़क निर्माण होते हैं तो बहुत से मात्रा में जो है कि हम बहुत अधिक संख्या में पेड़ों की कटाई हो जाती है। तो इस तरीके से इनमें से सभी इसका जवाब सही है, यानी कि ये चारों ही जो कारण हैं वो वन उन्मूलन के लिए मुख्य कारण हैं। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किस में किया जाता है? प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किस में किया जाता है? इन सीटू, एक्स सीटू, पर सीटू या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब है कि इन सीटू में। और नेक्स्ट है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं उसको क्या कहलाते हैं, वो क्या कहते हैं उसे? तो इसका सही जवाब है कि उसे अभयारण्य कहते हैं, जहाँ पर जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है और अपने प्राकृतिक आवास में वो सुरक्षित, उनको सारी जो एक वातावरण दिया जाता है वो प्राकृतिक आवास जैसा होता है। गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है, यानी कि जब हम एक गर्म वस्तु है और एक ठंडी वस्तु है और दोनों को संपर्क में लाएंगे तो गर्म वस्तु से ऊष्मा ठंडी वस्तु में आना शुरू हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संवहन कहा जाता है। यानी कि जब किसी गर्म पिंड के संपर्क में कोई ठंडी चीज़ या पिंड रहता है तो उससे ऊष्मा का उसमें एक तरह से कहें कि प्रसार होने लगता है और ये ठंडी चीज़ें भी गर्म होने लगती हैं। तो इस तरीके से इसका 112 का ऑप्शन सी इसमें चालन है, इसका सही जवाब इसमें चालन होगा, देख लीजिए। और नेक्स्ट है कि वन उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? वन उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? वनों की समाप्ति हो रही है तो उसका हल क्या निकाला जा सकता है? कैसे हम वनों को बचा सकते हैं, क्योंकि वन बचाना हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो पुनर्वन रोपण इसका सही जवाब होगा, यानी कि फिर से हम वन लगाएं या वृक्ष लगाएं, तो ये इसका एक सबसे अच्छा उपाय है। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी के लिए ताप पाठ्यांक की सीमा कितनी होती है? तो प्रयोगशाला तापमापी के लिए जो ताप पाठ्यांक होता है उसकी सीमा कितनी होती है? तो ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस उसका पैमाना होता है। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? प्राकृतिक कारण क्या है जिससे कि वन समाप्त हो रहे हैं? तो देख लीजिए, इसका सही जवाब है यानी कि दावानल और भीषण सूखा, यानी कि जो जंगलों में जो आग लग जाते हैं और भीषण जो है कि सुखाड़ की स्थिति हो जाती है, जिससे बहुत से पौधे या वृक्ष या फिर वन कहें कि वो नष्ट हो जाते हैं। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? संरक्षण का अर्थ होता है उसकी किसी का बचाव करना, और ये वन संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में अगर यूज होता है तो इसका अर्थ हो जाएगा कि रक्षण करना, यानी कि बचाना। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि निम्न में भौम जल स्तर के निम्नीकरण का क्या कारण है? भौम यानी कि जमीन के नीचे जो जल है, जल की जो मात्रा है उस कम हो रही है, उसका क्या कारण है? तो उसका सही जवाब है कि वन उन्मूलन उसका कारण है, मुख्य कारण है। और निम्न में वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की जो कटाई हो रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है, यानी कि देखिए
कृषि करना, लकड़ी का उपयोग करना और घर और कारखानों का निर्माण करना, ये इन सभी कारणों से ही वनों की कटाई हो रही है। विश्व ऊष्मन के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन है? विश्व ऊष्मन यानी कि पूरे विश्व का जो तापमान बढ़ रहा है तो उसके लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन है? आखिर किसके कारण, इनमें से किस गैस के कारण पूरे विश्व का तापमान हम देख रहे हैं कि लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से ये वैश्विक जो समस्या है, ये विश्व ऊष्मन यानी इसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, वैश्विक तापमान वृद्धि। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेवार है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो ज़्यादा हो रहा है और यही कारण है कि विश्व ऊष्मन यानी कि पूरे विश्व का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वनोन्मूलन से, देखिए इसमें वन उन्मूलन से कितने सवाल हैं कि वनोन्मूलन से क्या क्या होता है, यानी कि वन के समाप्त हो जाने से क्या क्या होता है। तो ये आप बता सकते हैं आसानी से, इसमें क्या होता है देख लीजिए, ऑप्शन है। और इसका सही जवाब होगा कि पृथ्वी पर ताप की वृद्धि और प्रदूषण का स्तर में वृद्धि होती है। जब वन ही नहीं रहेंगे तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और प्रदूषण का स्तरों में वृद्धि होती है। और नेक्स्ट है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब है कि केंद्रक में उपस्थित होता है। और एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ये 22वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि उसे हम कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरी पत्तियों में पाया जाता है। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? देख लीजिए, इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा कि आत्महत्या की थैली जिसे कहते हैं वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम को हम कोशिकांग यानी कि आत्महत्या की थैली कहते हैं, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, यानी कि कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है इसे। और नेक्स्ट है कि इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है? ये सभी प्रश्न देखिए 7-8 क्लास के अभी फिलहाल हैं, आगे अभी बहुत से प्रश्न हैं जो 3 और 5 के भी हैं, मिला करके ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो 125 का देख लीजिए, इसमें ऑप्शन है कि एक कोशिकीय जीव कौन है? तो अमीबा जो है कि एक कोशिकीय जीव होता है। और अगला प्रश्न है कि सजीवों में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? सजीव में आनुवांशिक गुण जो है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता रहता है, उसके लिए जीन जो है कि जिम्मेवार होता है। और किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र यानी कि वो कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहते हैं? अभी हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊष्मा का या कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, उसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, जबकि राइबोसोम जो होता है उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और इसमें नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न होगा कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? केंद्रक को, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि सैफ्रनिन के द्वारा किया जाता है। और जंतु कोशिका में क्या निम्न नहीं पाए जाते हैं? निम्न में से क्या जो है कि वो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? देख लीजिए, जंतु कोशिका में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, बाकी केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम भी होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ऐसे ही सक्षमता परीक्षा के लिए आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट भी कर सकते हैं।